जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के कुशवाहा और स्टडी आइकन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्लास्टिड लवक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पादप के लिए। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कोशिका का लेक्चर है वो चलता आ रहा है। अभी तक 4-5 वीडियो आ चुकी हैं। अब ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें आप इसको वाइंड अप कर दूंगा, इसको कंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद हम एक एमसीक्यू लेक्चर लाएंगे, जैसा कि सबकी डिमांड है। तो हम इन सभी को कंक्लूड करने के बाद एमसीक्यू लेक्चर नेक्स्ट वाले जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया है वो देख लीजिए। उसके बाद हम एमसीक्यू लेक्चर करेंगे दोस्तों। फिर आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। प्लास्टिड जो है हिंदी में लवक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लवक जो है इसकी खोज किसने की थी। तो आपने अर्नेस्ट हैकल के नाम सुना होगा, ई हैकल का नाम सुना होगा। इनका इकोसिस्टम में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ई हैकल जो है, आप इनका नाम याद रख लीजिए, ई हैकल ने लवक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। तो ई हैकल ने लवक की खोज की थी। उसके अलावा अगर हम बात करूं लवक के बारे में, तो लवक प्लांट सेल में लवक, आप ये समझ लीजिए कि ये है पादप सेल और ये है जंतु सेल। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जंतु सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। जिस तरीके से जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, उसी तरीके से प्लांट में हरित लवक का यूज होता है या लवक का यूज होता है। हरित लवक जो है ये लवक का ही एक उसका प्रकार है। ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे कि हरित लवक किस तरीके से उसके टाइप है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप देखिए कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती थी, एनर्जी जनरेट करती थी, राइट। उसी तरीके से प्लांट के अंदर जो हमारा लवक होगा, प्लांट के अंदर जो हमारा लवक होगा वो क्या करेगा, खाना बनाने का काम करेगा। ठीक है। खाना बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे सनलाइट से आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो होती है एक कोशिका के अंदर, जो एक पादप कोशिका होती है। ठीक है। अब ये जो मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक एकदम सिमिलर काम करते हैं, जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ऐसा इसलिए बोला कि ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और लवक भी डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, राइबोसोम होता है। इसका भी, लवक का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और तीसरी बात दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले लेक्चर में आपने अगर मेरा लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकोरियोटिक सेल के अंदर प्रोकोरियोटिक सेल है। उसी तरीके से पादप सेल में, पादप कोशिका में जो लवक है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आप ये 3 पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया कि किस तरीके से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का रिलेशन है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लवक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको बताया कि खाना बनाने के लिए, पादप जब खाना बनाता है उसके लिए लवक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। कैसे? क्योंकि खाना जब बनता है तो आपने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, फोटोसिंथेसिस सुना होगा कि एक पत्ती है, पत्ती जो ग्रीन कलर की दिखती है वो हरित लवक की वजह से दिखती है। ठीक है। तो यही हरित लवक है जिसको, जो इनके में प्रेजेंट होता है। जब इस पर सनलाइट आती है तो ये सनलाइट यूज़ करके, ठीक है, और जो जड़ों से पानी, ठीक है, H2O यूज़ करके, और एटमॉस्फेयर से CO2 यूज़ करके, वायुमंडल से CO2 यूज़ करके खाना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि अभी आपने देखा कि ये ऑक्सीजन, सॉरी, ये ऑक्सीजन ले रहा था, तो ये ऑक्सीजन है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, तो 6CO2 प्लस 6H2O। ये पानी कहाँ से ले रहा है दोस्तों? जड़ों से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है? वायुमंडल से। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे लवक होगा। कौन सा लवक? हरित लवक। ठीक है। और यहाँ पे प्रकाश होगा सूर्य का। और फाइनली क्या बनेगा? C6H12O6। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसे बिल्कुल देख लीजिएगा। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, आगे भी है कुछ लिखने को लेकिन इसमें आ नहीं रहा है।
आगे जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे C6CO2 है, 6H2O है। प्रकाश संश्लेषण और लवक के माध्यम से ये C6H12O6 बनाएगा, जिसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, आगे के इक्वेशन में मैं प्लस करके ऊपर लिख रहा हूँ, तो प्लस करके इसमें क्या होता है, प्लस करके ऑक्सीजन बनता है 6O2 दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है, जो ऑक्सीजन प्रकार उसके अंदर से निकलता है, किसके अंदर से, प्लांट के अंदर से निकलता है और हमें प्राप्त होता है। तो ये जो आप प्रक्रिया देख पा रहे हैं, ये प्रक्रिया लवक के माध्यम से ही हो पाती है। इसीलिए लवक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आप अभी ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, वो इसी अभिक्रिया की वजह से हो, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लवक जो पत्तियां हैं उसको हरा कलर भी देता है, जो पत्तियां हैं लवक उसको हरा कलर देने के लिए भी यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में, एक मिनट इसको मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में देखिए प्लास्ट, ये लवक है, लवक, और यहाँ पे देखिए क्रोमोप्लास्ट लिखा हुआ है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है रंगीन लवक। क्रोमो वर्ड का मतलब है रंग, तो यहाँ पे रंगीन लवक है। और यहाँ पे जो ल्यूको लिखा हुआ है इसका मतलब है रंगहीन, रंगहीन जिसमें रंग नहीं हो, और रंगीन मतलब जिसमें रंग हो। देखिए अब मैंने जैसे यहाँ लिखा मैंने रंगीन, ठीक है, तो रंगीन का मतलब है सारे कलर आ जाएंगे, इसमें लाल भी आ जाएगा, है ना, इसमें पिंक भी आ जाएगा, इसमें आपका हरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका हरित लवक है वो रंगीन लवक का ही एक भाग है, उसी का एक प्रकार है। तो हरित लवक जो है रंगीन लवक का एक प्रकार है। यहाँ पे आपको एक क्रोमोप्लास्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे ये है हरित लवक। तो हरित लवक रंगीन लवक का एक प्रकार है, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हरित लवक आप देख रहे हैं कि रंगीन लवक का एक प्रकार है। उस तरीके से प्लांट के अंदर जो भी कलर होते हैं वो सारे कलर क्रोमोप्लास्ट में आ जाते हैं, चाहे वो फूल का कलर हो, चाहे पत्तियों का कलर हो, टहनियों का कलर हो, ये सारे कलर इस लवक से मिलते हैं, रंगीन लवक से। उसमें से जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो रंगीन हरा रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्लाइड में आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हो गई है, आगे स्लाइड है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है क्रोमोप्लास्ट, आप ये इमेज में देख रहे होंगे, रेड कलर का आपको एक कलर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो फल होते हैं उनके कलर के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ये कलर जो है वो किस पिगमेंट की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मैंने लिख के रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो कैरोट मतलब आप गाजर के लिए कौन सा कलर, जो गाजर का जो कलर है उसके लिए कौन सा पिगमेंट है, तो यहाँ पे देखो कैरोटीन। आप इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में कई बार आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर जो लाल होता है वो कौन से कलर के, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, गाजर का कलर कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, चुकंदर का कलर कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ इस पर फोकस कर लीजिए। आप जो आप देख पा रहे हैं कैरोट जो है उस वो कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से, नाम भी थोड़ा मैच कर रहा है, सी कैरोट और कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन की वजह से ये जो कलर होता है गाजर का वो है। ठीक है, आप उसके बाद आप देखेंगे जो मैंगो है, मैंगो है उसमें कौन सा पिगमेंट है, उसमें है जेंथोफाइल इसको पढ़ेंगे, जेंथोफाइल। तो जेंथोफाइल पिगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेंथोफाइल। उसके बाद आप देखेंगे जो टोमेटो है, टमाटर है, उसके लिए जो होगा लाइकोपेन। तो टमाटर लाल होता है तो मैं लाल से लाइकोपेन ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, आप थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, तो आप थोड़ा सा इसे याद रख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चुकंदर का जो कलर होता है उसके लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन। चुकंदर के लिए जो कलर है, चुकंदर का जो कलर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 हो गया, क्या क्या हो गया दोस्तों, देखिए जो गाजर है उसके लिए कैरोटीन, मैंगो के लिए जैंथोफाइल, और टमाटो के लिए लाइकोपेन, और चुकंदर के लिए विटामिन। ठीक है, ये 4 आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पे बात हो रही है रंगीन लवक की, जो पेड़ में आप अलग अलग तरीके के रंग देख रहे हो, उनके टहनियों का रंग, उनके फूलों का रंग। ठीक है, उनके जड़ों के अंदर जो रंग होता है, जितने भी रंग होते हैं
वो सारे रंग इसी क्लोरोप्लास्ट, इसी रंगीन लवक के माध्यम से उसे मिलते हैं दोस्तों। एकदम क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट आ गया। ल्यूकोप्लास्ट में आप देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको? रंगहीन बताया था। रंगहीन, रंगहीन का क्या मतलब है दोस्तों? जिसमें कोई कलर ना हो। तो ल्यूकोप्लास्ट जो इसमें कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। एक्चुअली ये जो भी लवक है ये टाइप ऑफ स्टोरेज है दोस्तों, मतलब इसमें स्टोर होता है, चीज़ें स्टोर होती है। जैसे कि देखिए, आप ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ स्टोर का। जैसे कि हम हैं एनिमल और प्लांट, दोनों खाना मिलता है। जैसे प्लांट है ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी है। स्वपोषी है तो वो खाना बनाएगा, ठीक है। और हम परपोषी हैं, एनिमल मतलब परपोषी, तो उसे खाना कहीं से लेना पड़ेगा, प्लांट से ही खाना लेते हैं। अब दोनों खाना खा लिए, ठीक है। अब इनको स्टोर कैसे करें बॉडी में, कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं? तो जैसे एनिमल है, उसके पास स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो उसका लिवर या कृत, और दूसरा उसके स्किन के नीचे, जिसको आप फैट बोलोगे, फैट अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज ही है। आपके स्किन के नीचे जो फैट की लेयर जमती है वो एक स्टोरेज है। दूसरा, हम अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना स्टोरेज जो करता है वो लवक में करता है, मतलब पत्तियों में, फ्रूट में मतलब फल में, ठीक है, जड़ों में करता है, जड़ों में करता है। और कंदमूल जो है, कंदमूल जैसे कि जिसमें गाजर आ जाएगा, मूली आ जाएगी, है ना, स्वीट पोटैटो आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों की बात करें, ये सब स्टोरेज फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे स्टोर होता है चीज़ें। तो हम देख यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास तो स्टोरेज का सिर्फ दो ही चीज़ है, यकृत और फैट। और इनके पास स्टोरेज का बहुत सारा वैरायटी है दोस्तों, मतलब काफ़ी जगह स्टोर कर सकते हैं। पत्तियों में भी कर सकते हैं, टहनियों में भी कर सकते हैं, जड़ों के पास भी कर सकते हैं, फलों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको जो खाना मिलता है ना, वो फिक्स नहीं होता कि मिलेगा ही, इसीलिए इन्हें स्टोर कर की फैसिलिटी ज़्यादा दी गई है दोस्तों। हमारा क्या है, हम मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम खाना ढूंढ सकते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन प्लांट एक ही जगह होता है, ठीक है, एक ही जगह होता है, तो उसके पास खाना आना चाहिए, मतलब रोशनी आनी चाहिए, वो जहाँ पे है वहाँ पे पानी होना चाहिए, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको सर्वाइवल के लिए काफ़ी टफ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आप कोई फल है या कोई सब्जी है, उसे काटने पे अगर कोई तरल निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, और वो तरल पदार्थ किसी भी रंग का नहीं होता, लेकिन तरल पदार्थ है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि वो क्या है, रंगहीन होता है, उसमें रंगहीन लवक है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि उसका एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, एक स्टार्च मैश ग्रेन फॉर प्रोटीन एंड कस्टर्ड सीड फूड ऑयल। तो यहाँ पे देखिए कि जो रेनी का एक तेल होता है, रेडी का तेल हिंदी में, और इंग्लिश में कस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे उसके तेल में कोई कलर नहीं होता। और दूसरा जो स्टार्च है किसका, मेज़ का, मेज़ मतलब आपका मक्का हो गया, मक्का का जो स्टार्च है उसका कलर नहीं होता दोस्तों। तो ऐसी भी एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, जिसमें कलर नहीं होता, उसी को बोलेंगे हम रंगहीन लवक। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है, वो क्लोरोप्लास्ट में, मतलब हरित लवक पे। आप हरित लवक को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हमारा हरित लवक दिखता है। हरित लवक आप जब देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डिस्क जो है एक के ऊपर एक बनी हुई है, डिस्क जो है एक के ऊपर एक बनी हुई। ये देखिए, ये डिस्क है, 1 2 3 4, ये एक के ऊपर एक डिस्क बनी हुई है। और यही वो हरित लवक है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे किचन बोलते हैं इसको, किचन बोलते हैं किसका, प्लांट का किचन बोलते हैं, जहाँ पे खाना बनता है दोस्तों। तो ये हरा ही कलर का होता है, हरा कलर का होता है। तो प्लांट में, पादप में जहाँ पे भी हरा कलर दिखे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कौन सा लवक है, हरित लवक है, और वहाँ पे खाना बनाने का काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप ये इमेज देखने के बाद हम पॉइंट पे आते हैं वापस। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया इसके बारे में, कि इसके पास डीएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, इसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये सेंटेंस मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ दोस्तों कि यही है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में आती है।
अब इन चीज़ों पे इसीलिए मैं बार बार 2 से 3 बार इन चीज़ों को बोलता हूँ मैं। इनका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन भी बता दिया है मैंने कि प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। फिर ग्रीन कलर जो है, देखिए ग्रीन कलर जो है वो लीफ में भी होता है, स्टेम में भी होता है, वेजिटेबल में भी होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ पत्ते ही खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जब पत्ते झड़ जाते हैं साल में एक बार, तब उसका स्टेम मतलब उसका तना, इस पेड़ का तना भी खाना बना सकता है दोस्तों। जब ज़रूरत पड़ती है तो ये तना भी खाना बनाता है। ज़रूरत पड़ती है तब, जब आपने सुना होगा कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो साल में एक बार पर्णपाती पर्णपाती वन के बारे में सुना होगा, साल में एक बार पत्ते झाड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो खाना कहाँ से बनाते होंगे? उस टाइम पे वो अपने टहनियों से जो है खाना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा, जिसको हम बोलेंगे तारकाय। ये है हमारा तारकाय। इससे समझने के लिए थोड़ा सा मुझे घुसना पड़ेगा। बिल्कुल साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है और मैं क्यों इस स्लाइड को लिया हूँ। तो देखिए अब आप, जब मैं पहली स्लाइड लाया था तो मैंने उस टाइम में आपको बताया था कि एक सेल जो है ना, वो कहीं ना कहीं से दूसरी सेल से बनी हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है। तो ऐसा कैसे होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है? इस पे बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है और इस सेल से 2 सेल बनाना है हमें, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे बनती है? मैं इसकी बात इसलिए कह रहा हूँ, सेल विभाजन की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रोसोम का सबसे बड़ा योगदान सेल विभाजन में है। सेंट्रोसोम का सबसे बड़ा योगदान सेल विभाजन में है दोस्तों। तो देखिए ये होता कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और इस सेल से 2 सेल जब बनाना है तो सबसे पहले इसमें क्या डिवाइड होगा पता है आपको? सबसे पहले डिवाइड होगा इनका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डिवाइड होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम डिवाइड होता है। क्रोमोसोम डिवाइड करने के लिए, क्रोमोसोम डिवाइड करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे कोई मटेरियल है और इसे खींचना पड़ता है एक तरफ, और यहाँ पे एक जगह यहाँ पे भी इसको खींचना पड़ता है, वायर शेप में ऐसा खींचते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सॉरी, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये है तारकाय। और जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये क्रोमोसोम को खींच रहा है। एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है। तो जब भी एक कोशिका डिवाइड होती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली उसका क्रोमोसोम डिवाइड होता है। उसके बाद उसका कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है, कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली डिवाइड होती है। तो सबसे पहला जो डिवाइड हो गया केंद्रक के अंदर वो है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को डिवाइड करने में जो सेंट्रोसोम है वो बहुत बड़ा योगदान देता है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो आप वोबरी करके नाम याद रख लीजिए। इनका पूरा नाम है टी वोबरी। वोबरी, ठीक है, वोबरी नाम याद रख लीजिए। टी वोबरी नाम है इनका, ये साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था। तो इसका काम आपको बता दिया। ये क्या करेगा? फाइबर के फॉर्म में जो क्रोमोसोम है उनको अलग करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पिंडल फाइबर विच हेल्प टू मूव द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रोसोम मैट्रिक्स बनाता है, जिसको माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म में होते हैं। ये देखो, ये जो ट्यूब है, एक ट्यूब शेप है। तो ये जो डिवीज़न करता है वो ट्यूब होते हैं इसके पास बहुत सारा। ये ही खुद ट्यूब को इंजेक्ट करता है और क्रोमोसोम को पकड़ के खींचता है, ताकि अलग जो क्रोमोसोम है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये एक्स फॉर्म आपने देखा होगा, तो इस एक्स फॉर्म में से ये टूट जाता है, आधा आधा खींच लेता है ये, और आधा का ये वाला पोर्शन उधर चला जाता है। और इसी तरह यहाँ पे बहुत आधा आधा दिख जाएगा, आधा क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा, और ये आधा आधा क्रोमोसोम मिलके अगेन एक पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं। और यहाँ पे भी आधा आधा क्रोमोसोम मिलके पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये एक अलग सेल बन जाता है और ये एक अलग सेल बन जाता है। तो आप थोड़ा सा बस अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्रोमोसोम जो कर रहा है वो सेंट्रोसोम जो कर रहा है वो क्रोमोसोम को डिवाइड करने का काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो यही है कि क्रोमोसोम की खोज टी बोवरी ने करी थी, और क्रोमोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है। बस इतना सा आप 2 सेंटेंस इसके बारे में याद रखिए। बाकी मैंने आपको डेप्थ में समझाने की
पूरी कोशिश की है। आप अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं प्लीज़ इसके रिलेटेड और भी वीडियो आपको ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, दो सेल के बीच में जो डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डिफरेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि शुरू में ही हमने बात कर ली थी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियर जो है डेवलप्ड कंडीशन में है। ये सारी चीज़ें हमें बात की, लेकिन मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ फाइनल ख़त्म करने से पहले, क्योंकि इन चीज़ों को भी आपका जो कन्फ्यूज़न वो क्लियर हो जाए। दूसरा, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनल आर अब्सेंस, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, और मेम्ब्रेन जो बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट किसमें, यूकैरियोटिक में। साइज़ में भी डिफरेंट है दोस्तों, आप देख रहे हैं इनका साइज़ जो है प्रोकैरियोटिक का बहुत छोटा होता है, 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। और उसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका साइज़ 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइज़ का काफ़ी डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। एक और चीज़ है जो यहाँ पे छूट गई है, मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रोकैरियोटिक होता है दोस्तों, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें जो राइबोसोम यूज़ होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ये जो है ना टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होगा, और यूकैरियोटिक जो है उसमें जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट था ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट, ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक कंपैरिजन हो जाए। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में फाइनली, और उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो सबसे पहले इसमें सिमिलैरिटी देख लेते हैं, है ना। ये डिफरेंट तो हम देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिमिलर क्या है। तो सिमिलर है, इसकी कोशिका इस कोशिका झिल्ली होती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है। इसमें इसमें न्यूक्लियस होता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में न्यूक्लियस होता है। जंतु कोशिका में क्रोमोसोम होता है, पादप कोशिका में भी क्रोमोसोम होता है। जंतु कोशिका में अंतःप्रद्रवीय जालिका होती है, पादप कोशिका में भी अंतःप्रद्रवीय जालिका होती है। तो सिमिलैरिटी बहुत मिल जाएगी, है ना। तो सिमिलैरिटी आपको सारी चीज़ें जब मिल जाएगी तब हम अब आते हैं किस में, डिफरेंट में आते हैं दोस्तों। डिफरेंट में आते हैं वापस, इस चीज़ को मैं वापस बना देता हूँ। जनरली स्मॉल साइज होता है, जंतु कोशिका थोड़ा छोटा होता है, पादप कोशिका बड़ा होता है। आपने शेप का थोड़ा ध्यान दिया कि जो पादप कोशिका है, ये देखिए यहाँ पे मुझे अभी ध्यान आया कि पादप भी मैं गोल बना दिया हूँ, एक मिनट, ये ऐसा होता है हेक्सागोनल, और ये थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, अंडा के शेप में होता है, ठीक है, पादप और जंतु। तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, पादप का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, किसमें, जंतु में सेल वॉल नहीं होता, यहाँ पे पादप में सेल वॉल होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लास्टिड आर एब्सेंस, मतलब एनिमल में क्या नहीं होता, लवक नहीं होता। अभी आपको लवक पढ़ाया था, तो लवक एनिमल में नहीं होता क्योंकि इन्हें स्वपोषी नहीं है, खुद खाना नहीं बना पाते, इसलिए यहाँ पे लवक नहीं होता। एक मिनट, हाँ, लवक नहीं होता यहाँ पे। और प्लांट सेल में लवक होता है, आपको पूरा बताया लवक के बारे में। वोक्यूल, जो रिक्तिका की बात की थी मैंने, वो रिक्तिका जो है या रसिका जो है वो वोक्यूल छोटे होते हैं, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। और वोक्यूल जो यहाँ पे हैं बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, मतलब सेल का 70 to 80% होता है। अब यहाँ देखिए सेंट्रोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रोल होते हैं, और सेंट्रोल आर एब्सेंस। तो प्लांट सेल में सेंट्रोल नहीं होता, तो फिर ये प्लांट सेल डिवाइड कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जो काम सेल डिवीज़न के लिए सेंट्रोल करता है, मतलब तारिकाएँ करता है, वही काम प्लांट सेल में कोशिका प्लेट करती है। कोशिका प्लेट, आप हाँ, कोशिका प्लेट ही उसका नाम है। जो सेंट्रोसोल है जो एनिमल सेल में काम करेगा, वो काम प्लांट में कोशिका प्लेट करती है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो वीडियो हो कोशिका का, आपको मैं पूरा डेप्थ नॉलेज दे सकूं, जितना मैं दे सकता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं,
और अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझे बोलिए, मैं जिस पोर्शन में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं उसे करूँगा। और बात है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, जैसा कि मुझे पता है जेल पहरी का एग्ज़ाम है और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसआई हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जो भी आपका जो स्टेट लेवल का है एमपी का, उसमें अधिकतर चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती है। ये मुझे पता है, ये चीज़ें मुझे पता है कि फैक्चुअल पूछी जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप थोड़ा थ्योरिकल जाएंगे। अभी हमारे पास का थोड़ा टाइम भी है, 2-3 महीने का, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक थ्योरी पढ़ाऊँ, उसके बाद तुरंत आपको एक एमसीक्यू फॉर्मेट ला के दूँ। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम तुरंत उस चैप्टर का कराएंगे, तो आपने सीरीज़ अगर पूरी देखी है तो आप एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे एक्सप्लेनेशन के अंदर से ही होंगे, इसका जो पूरा भरोसा रखिए। ठीक है, और जब हम कल एमसीक्यू फॉर्मेट लाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो मेरा एमसीक्यू रहेगा वो लूसेंट से रहेगा दोस्तों। मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। मेरा जो एमसीक्यू रहेगा वो लूसेंट का एमसीक्यू जो होता है हिंदी मीडियम वाला, मैं वही से क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों आपके लिए। लूसेंट जो है वहीं से क्वेश्चन पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट है, ऑथेंटिक है, और वहाँ से लाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन हो सके तो मैं भी अपने साइड से लाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रेलेवेंट रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और कोशिश करिएगा कि जितने भी लेक्चर हैं वो अभी आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि कल से एमसीक्यू फॉर्मेट स्टार्ट होगा, 2 से 3 सेशन चलेंगे एमसीक्यू का, तो ताकि आप अच्छे से जवाब दे सके, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।